नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को है और वक्त है हमारे खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। गोवर्धन पीठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में धर्मसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व, आरक्षण, सनातनी वर्ण व्यवस्था, अयोध्या में मस्जिद और असली नकली शंकराचार्य के मुद्दे पर बेबाकी से अपने बयान दिए। शंकराचार्य उनको किसने कहा? उनके गुरु नाम आप नहीं ले रहे, मैं नहीं ले रहा हूँ। उनके गुरु जी ने अपने गद्दी पर किसी को उत्तराधिकारी बनाया क्या? उनके गुरु जी ने अच्छा एकाएक शरीर छूटा, ये भी नहीं। 99 वर्ष की आयु में उनके गुरु जी का शरीर छूटा, एक दो दिन में नहीं, एकाएक शरीर छूट गया भी नहीं। उन्होंने तो किसी को अपनी गद्दी दी नहीं। अब प्रश्न उठता है, कोई शंकराचार्य बन के घूम रहे और शंकराचार्य के नाम पर असली भी कोई हो, असली भी हो, मान लीजिए असली ने उनका अभिषेक कर दिया और असली भी मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं तो हमारी दृष्टि में वो शंकराचार्य होते हुए भी मानने योग्य नहीं। आरक्षण के नाम पर अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर पहुंचेगा तो देश का बंटाढार होगा। इन 5 दोष में कोई भूल निकालिए, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, और क्या हमने कहा, प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता। देश परतंत्र हो जाएगा आरक्षण के चपेट में अगर हो ही रहा है। मुसलमानों को लाके बसा रहे हैं, मुसलमान उनके भरोसे रहेंगे, उनको वोट देंगे, अंत में अपने पाँव पर सर पे कुल्हाड़ा मार रहे या नहीं? अब उनकी बेटी उनके पोती को ले गए या नहीं? जाति पर मिटाव में यही होगा ना। तो लाभ किसको, हानि किसको? अदूरदर्शिता है। आजकल को बताइए, जितने राजनीतिक दल हैं चर्चित, सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से कौन राजनीतिक दल मुक्त है? मुसलमान सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप जानकारी लीजिए। हाँ, मैं लगभग 28-29 साल पहले गया, वहाँ के मुसलमान लोग आए, उन्होंने कहा हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे, मुसलमानों के शासनकाल में बलपूर्वक उनको मुसलमान बनाया गया, रोटी बेटी का संबंध हमारा आपस का ही है, हम गोमांस का सेवन नहीं करते, हमको अपनी कुलदेवी का ज्ञान है, हम अपने कुलदेवी की पूजा करना चाहते हैं। हमने उनकी कुलदेवी के मंदिर के लिए शिलान्यास किया, जाकर देख सकते हैं, कुलदेवी हैं प्रतिष्ठित भव्य मंदिर में, हजारों की संख्या में। हमने कहा जब रोटी बेटी आपस में है ही, गोमांस का सेवन नहीं करते, क्षत्रिय हो जाइए, क्षत्रिय हैं, आप देख सकते हैं व्यापार में जाकर। और अब खबर राजस्थान से, जहां आज भारी भूल हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल का बजट भाषण पढ़ दिया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के बीच कोर्स से चला जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। देश के इतिहास में अशोक गहलोत का यह भाषण एक गलत वजह से दर्ज हो गया। आप सोच रहे होंगे कि वो वजह क्या है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में पुराना बजट पढ़ दिया। करीब 6 मिनट तक वे पुराना बजट पढ़ते रहे। तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर सीएम के कान में कुछ कहा और वो ठिठक गए। गहलोत का भाषण रुका, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। आप अपनी बात, मैं अपनी राजस्थान की विधानसभा कलंकित हुई, ये पहला मौका है, दूंगा मैं। ये बजट पे नहीं हो सकता। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ा गया हो और इस पर जोरदार हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बार रोकनी पड़ी।
सीएम गहलोत बजट भाषण के लिए जब तीसरी बार खड़े हुए तो माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी फील करता हूं। अब जान लीजिए कि अशोक गहलोत ने क्या गलत भाषण पढ़ा था। 2022 के बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना और मनरेगा के तहत रोजगार के 125 दिन करने की घोषणा की गई थी, जिसे इस बार फिर पढ़ दिया गया, जिससे हंगामा मचना था और मचा भी। राजस्थान की विधानसभा कलंकित हुई, यह पहला मौका है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को वर्तमान बजट सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस सांसद पर सदन की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगा है। मामले पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि रजनी अशोक राव पाटिल सदन में कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करती हुई पाई गई है, जो कि गंभीर मामला है। धनखड़ ने कहा कि विशेषाधिकार समिति पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें सख्त से सख्त सजा देना उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर राज्यपाल सचिवालय को जारी किए गए नोटिस पर स्टे लग गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस पर अंतरिम तौर पर स्थगन दे दिया है। ये छत्तीसगढ़ का राजभवन है, जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, और इसकी वजह आरक्षण संशोधन विधेयक है, जो कि राजभवन में लंबित है। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राज्यपाल सचिवालय को दी गई नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। राज्य शासन की याचिका पर राजभवन को नोटिस जारी होने के बाद इसकी संवैधानिकता पर अब सवाल उठ गया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम तौर पर स्थगन दे दिया। अब इस केस की सुनवाई 24 फरवरी को होगी। जो विधिवेत्ताओं हैं उससे हम लोग सलाह लेंगे और उसके बाद फिर आगे कदम उठाएंगे। जो नोटिस देने का काम किया था वही मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में नोटिस देने का काम किया था, और ये अच्छा हुआ है कि हाई कोर्ट ने जो संवैधानिक संस्थाओं में आपसी विवाद उत्पन्न नहीं हो, इस दृष्टि से अपना नोटिस वापस लिया है, तो ये हमारे संविधान की रक्षा करेगा। आरक्षण विधेयक बिल को राजभवन में रोकने को लेकर राज्य शासन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल सिर्फ सहमति या असहमति दे सकते हैं, लेकिन बिना किसी वजह के बिल को इस तरह से लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच जमकर राजनीति देखने को मिल रही। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। जेपी नड्डा के दौरे पर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने आज जेपी नड्डा के दौरे पर कई सवाल खड़े किए। सीएम बघेल का कहना है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को डांटा जाता है। ये नेता जाते हैं, फिर दिल्ली में बैठक होती है और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर गरियाने का काम होता है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को बीजेपी में क्या होता है क्या नहीं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विकास के लिए तो कोई काम नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार कंगाल है, खाली उनका एक ही काम बचा, सवाल करना। सरकार में बैठे हुए लोगों का काम सवाल करना नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोगों का नाम जनता के सवालों का जवाब देना है। कुल मिलाकर दौरा नड्डा का है। नड्डा बस्तर के बहाने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ अब आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया। धर्मांतरित लोगों के लिए डीलिस्टिंग कानून की मांग करते हुए अभियान चलाया। आदिवासियों का कहना है कि धर्मांतरण की वजह से उनके वजूद पर खतरा पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ जंग छिड़ गई है। एक तरफ हिंदूवादी संगठन सनातन धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी करा रहे हैं, तो दूसरी ओर धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों के खिलाफ डीलिस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। आदिवासी संगठनों ने बताया कि झांसा देकर धर्म बदलवाया जा रहा है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में बदलाव नहीं होने के कारण ऐसे लोग मूल आदिवासियों का हक मार रहे हैं। जनजाति समुदाय के व्यक्ति ने अन्य धर्मों में चला गया, उसको जनजाति की सूची से बाहर निकालना। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, लिहाजा आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुद को आदिवासी हितैषी बताने में जुटे हैं। बोले वाले जनजाति आदिवासी बंधुओं को बरगला के धर्म, संस्कृति और समाज से अलग कर रहे हैं। कांग्रेस की बनाई योजना थी उसको भी कैंसिल कर दिया, तो आज आदिवासी होने का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए तो वो दूसरे धर्म में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासी वोट बैंक से ही मिलती है। 2018 के चुनाव में इसी वोट बैंक के करवट लेने से सत्ता बदल गई थी।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के आंकड़े जारी करने की चुनौती पर कांग्रेस ने जवाब दिया। अरुण साव के सवाल पर देखिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों को इसके एवज में किए जाने वाले भुगतान को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। एक बार फिर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र की सरकार धान खरीदी के लिए 1 रुपए नहीं देती। चौबे ने कहा कि वो केवल एमएसपी की घोषणा करती है। राज्य सरकार कर्ज लेकर धान खरीदती है, जिसका ब्याज भी अदा करती है। चौबे ने कहा कि हम कस्टम मिलिंग कर चावल बेचते हैं, जिससे हमें राशि प्राप्त होती है। चौबे ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस मामले पर अपना ज्ञान सुधार लें। किसी भी राज्य को 1 रुपया भी नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने ज्ञान को थोड़ा सुधार लें। अगले चुनाव के समय हम 2800 रुपया देंगे किसानों को, और हम देंगे। हमारा किसान छत्तीसगढ़ का सबसे खुशहाल किसान है। बीजेपी के पास किसानों को लेकर कोई जवाब नहीं है। चुनाव के समय धान का दाम किसानों को 2800 रुपए मिलेगा, इसीलिए कांग्रेस इस बार 71 नहीं बल्कि 75 की सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार के भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने आंकड़े जारी करने की चुनौती स्वीकार नहीं की, क्योंकि राज्य सरकार ने भ्रामक जानकारी दी थी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एनएचएम संविदा परीक्षा का पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया। पेपर लीक करने वाली गैंग ने 2 पाली में पेपर लीक किया था, जबकि इनको दूसरी पाली का पेपर लीक करते हुए पकड़ा गया था। एनएचएम की संविदा परीक्षा का पेपर लीक मामले में एमपी की ग्वालियर पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। दरअसल पेपर लीक कराने वाली गैंग ने दूसरी पाली पेपर लीक करने से पहले सुबह की पाली का भी पेपर लीक किया था, जिसके मुताबिक आरोपियों ने जो पेपर परीक्षा से पहले मोबाइल पर सॉल्व कराया था वो हूबहू वैसा ही था, जबकि क्राइम ब्रांच पुलिस ने दूसरी पाली के पेपर में आरोपियों को पकड़ा। यानी ये पूरी गैंग दोनों पालियों के पेपर लीक कर चुकी थी। इसका खुलासा आरोपी धनंजय पांडे ने पुलिस रिमांड के दौरान किया। गैंग मेंबर्स को एक परीक्षार्थी पर 15,000 रुपए कमीशन मिलता है। गैंग ने पेपर सॉल्व कराने के नाम पर परीक्षार्थियों को फंसाया था। एक जो मुख्य आरोपी अभी भी बाहर है, जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। साथ ही ग्वालियर में एक कोचिंग संचालक जो है आया है इंट्रोगेशन के बाद, तो इन दोनों की तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है। फिलहाल इस मामले में 8 आरोपी और 26 परीक्षार्थी हिरासत में हैं। पुलिस गैंग के सरगना पुष्कर पांडे समेत 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों की लोकेशन हरियाणा के सोनीपत, प्रयागराज और बिहार में ट्रेस हुई। वहीं 5 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस को अंदेशा है कि पकड़ी गई गैंग ने देश की और भी प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं में पेपर लीक किए हैं। दुर्ग में सरकारी दुकानों का निजी उपयोग हो रहा है। जनता को सुरक्षा और यातायात दुरुस्त रखने बनाए गए पुलिस सहायता केंद्र के कमरे को अवैध तरीके से आवंटन किए जाने का मामला सामने आया है, जहां निगम ने बिना किसी ठोस दस्तावेज के शहर के 2 प्रमुख स्थानों के करोड़ों की बनी दुकानों को बेच दिया। इंदिरा मार्केट स्थित इंदिरा मूर्ति के पास पुलिस सहायता केंद्र के रूम में ताला चाबी की दुकान चल रही है, तो वहीं न्यू बस स्टैंड के ठीक सामने यातायात सहायता केंद्र के कक्ष में सिटी बस कंट्रोल रूम संचालित हो रहा है। पूरे मामले में भाजपा ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं निगम कमिश्नर ने कहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जहां पर पुलिस सहायता केंद्र कभी संचालित होता था, उन्हें नगर निगम ने बेच दिया है। ये कितना दुर्भाग्यजनक बात है। नगर निगम में जब से कांग्रेस की परिषद आई है, महापौर धीरज बाकरीवाल और दुर्ग के कांग्रेस विधायक, ये सब मिलकर तुष्टिकरण राजनीति के चलते ऐसे लोगों के हाथ में इस जमीन को दे रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित हो। कब्जे की अगर शिकायत आएगी और अवैधानिक होगा तो हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे द्वारा किसी को भी दुकान आवंटित नहीं किया गया। सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पोषण पुनर्वास केंद्र में अनदेखी हो रही है और कुपोषित बच्चों और उनके परिजनों को भोजन और सही डाइट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पोषण पुनर्वास केंद्र में आने वाले कुपोषित बच्चों की संख्या भी कम होने लगी है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि समय पर भोजन नहीं मिलता। जब वे समय पर सही डाइट के लिए भोजन मांगते हैं तो केवल सूजी का हलवा देकर, सामान नहीं होने का बहाना देकर टाल दिया जाता है। और ड्यूटी कर रही स्टाफ नर्स नंदिनी पैकरा ने कहा कि सामान के अभाव में मेन्यू के हिसाब से खाना नाश्ता नहीं दिया जा रहा है। एनआरसी इंचार्ज के द्वारा सामान की आपूर्ति नहीं की जा रही है। पूरे मामले पर चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एनआरसी की कुक से गलती हुई है, उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या है, दोपहर का बासी दाल को दिया गया रात को। सही बात बता रही हूँ जी।
और वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बाकी तो चलो ठीक है। अभी भी शाम को क्या बोलते हैं, खाने को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। उस हिसाब से तो नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। क्या क्या मिल रहा है यहाँ खाने के लिए? केवल हलवा मिल रहा है। अभी सुबह चिड़ा मिलता है 1 मुट्ठी बस। और कभी चाय बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं। और खाने में क्या दे रहे हैं? हलवा ही दे रहे हैं बस नाश्ते में। तो बाकी टाइम में मोबाइल में गाना देखते हैं, वीडियो देखते हैं, हेडफोन लगा के सुनते रहते हैं बस। क्या चीज को? नाश्ता शाम का कैसे देती हो? कितना बजे दिए हो? टाइमिंग कितना है और दिए कितना टाइम है वो बताइए। कहा कि 3 तारीख की जो थी शाम टाइम जो था, तो खाना दाल कुछ बच गया था, तो उसमें मैंने नए दाल को यानी कि जो है उसमें ऐड करके उसको फिर से यानी कि जो बनाया था करके, इसमें ये उन्होंने उस गलती को स्वीकार भी किया है। उसमें उनको ये कहा भी गया है कि उस तरह से नहीं करना है। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। 18 तारीख को वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, जिसके लिए बागेश्वर धाम में तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ मन्नत मांगने आने वाले 100 से 150 किलोमीटर से पैदल चलकर आ रहे हैं। लंबी लाइन लगी है। कई लोग तो अपनी मान्यताओं के हिसाब से लुढ़कते हुए पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम में इन दिनों शादी की तैयारियां चल रही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर साल की तरह इस साल भी अपने धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं। ये शादी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर होगी। बागेश्वर सरकार ने 121 गरीब कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ उनके भक्त भी आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मम्मी काम करती हैं, भैया लोग भी थोड़ी बहुत बताई करते हैं, तो मतलब थोड़ी बहुत खर्चा चल जाता है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, तो इसीलिए मम्मी ने वहाँ पे फॉर्म डाला है। वो तो कागज जमा कर तो होना है, इसलिए भैया ने कागज जमा कर दिए। टीवी मिल रहा है, फ्रिज मिल रहा है और पलंग मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ छतरपुर के बागेश्वर धाम जाने वाले 4 लेन हाईवे पर लगभग 30 लोगों के समूह को लुढ़कते हुए बागेश्वर धाम की ओर जाते देखा गया। लगभग 100 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ जिले से आ रहे लोग एक ही गांव के हैं और अलग अलग जाति के भी हैं, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव लिए लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं। देश में चिड़े सिद्धि और विज्ञान की बहस के बीच छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम की तरह ही लोगों का भविष्य, समस्या और समाधान बताने का दावा एक बाबा कर रहे हैं। अभी आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री शक्ति के सुदगढ़ में हैं, जहां दूर दूर से लोग चावल लेकर जा रहे हैं। चावल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री का दावा है कि लोग अपने घर से एक मुट्ठी चावल और लाल रंग के मादार का फूल लेकर आते हैं, जिसे देखकर आचार्य नरेंद्र उनकी जन्म तिथि और उनकी समस्याएं उन्हें तत्काल बता देते हैं। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी उनको बताते हैं। 2023 के 12 अगस्त के बाद नौकरी लगेगी, उससे पहले कोई नौकरी न लगा है न लगेगी। दूसरा दिन 29 मिनट 12 सेकेंड में हुआ है। 8 तारीख मानते हो? 8 तारीख मानते हो, लेकिन आपका जन्म 8 तारीख नहीं है, 7 तारीख रात्रि में हुआ है ना आपका जन्म। तो 7 तारीख को 1:29 होगी महादशा है। 8/2/1995 मानते हैं। पुलिंग गवर्नमेंट जॉब की हो गया 2023 के 12 अगस्त। अब हम आपको जज्बे और हौसले की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने दृष्टिहीन का संघर्ष, मूक बधिर की मेहनत तो देखी होगी, लेकिन आज हम ऐसी छात्रा से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है और ना ही देख सकती है, फिर भी 10वीं का एग्जाम देने जा रही है। यह है 30 साल की छात्रा गुरदीप, जो बचपन से ना बोल पाती है, ना सुन सकती है और ना ही देख सकती है। इतनी समस्या के बाद भी गुरदीप ने हार नहीं मानी। जज्बा ऐसा कि किसी के भी होश उड़ जाए। दरअसल गुरदीप प्रदेश की पहली डीफ ब्लाइंड बच्ची है जो 10वीं एग्जाम में बैठेगी। एग्जाम की तैयारी के लिए दिव्यांग बच्ची दिन रात साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ जी तोड़ मेहनत कर रही है। मूक बधिर के साथ में देख भी नहीं सकती है और उसको हम टेक्टाइल साइनिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ रही है वो है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी।
तो पूरा छू कर और इशारों की भाषा में उसको पूरा पढ़ाया जा रहा है। ये नॉलेज में पहला ऐसा मामला है जहाँ पर इस तरह की बच्ची कक्षा 10वीं की इस साल परीक्षा देगी। गुरदीप ने मुंबई के हेलन केयर स्कूल में 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद गुरदीप को इंदौर के आनंद मूक बधिर संस्थान में लाया गया। यहाँ उससे 8वीं की परीक्षा दिलवाई गई। गुरदीप प्रदेश की पहली बच्ची होगी जो डीप ब्लाइंड है और वो 10वीं का एग्जाम देगी। इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर लोक अभियोजन अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। 3 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी का तबादला हुआ है। संजय सुनहरे डीपीओ कार्यालय उज्जैन, नरेश चरावंडे कन्नौद जिला देवास और सुचित्रा वर्मा मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भोरी भोपाल किया गया है। गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए लॉकअप मेरे सहयोगी अविनाश के साथ। नमस्कार।